हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है अखिल पाठक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ CSIR नेट का एक और धमाकेदार सेशन जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने क्लॉक्स के बारे में जाना, प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना, नंबर सिस्टम को सीखा और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। आज भी हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे एंड देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, कब आपको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, कब आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जहां पर भी अरेंजमेंट की बात आ जाए, परम्यूटेशन हमें बताता अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जहां पे भी अरेंजमेंट की बात आ जाए वहां पे परम्यूटेशन होता है और अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। अगर जहां पे ऑर्डर मैटर करता है वहां पे हमारा परम्यूटेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। किसी 10 चीजें हैं उसमें 2 चीज को हमें सिलेक्ट करना है और वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लाइक परम्यूटेशन की अगर हम बात करें, हमें 4 वर्ड दिए गए ABCD। हमसे कहा गया इससे हमारे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो हमारा क्या हो सकता है, ABCD, एक ये भी बन सकता है। चारों वर्ड हमें सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे 4 वर्ड देके चारों सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे BACD, यहाँ पे देखिए ऑर्डर हमारा डिफरेंट हो गया तो इसलिए हमारा दूसरा वर्ड बन गया। तो अगर यहाँ पे करेंगे तो CABD, इस तरीके से कई सारे यहाँ पे वर्ड्स बन सकते हैं। तो अगर हमें अरेंज करना हो वर्ड्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, हमें अगर अरेंजमेंट की बात आ रही है तो वहां पे हमारा क्या होगा, परम्यूटेशन का वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर कॉम्बिनेशन वाली बात आ रही है जहां पे हमें सिलेक्ट करना है, लाइक एक क्लास है उसमें 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में से अगर मैं 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो वहां पे आएगी कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूलेज भी होते हैं जो कि PNR एंड CNR की बताया है। यहाँ पे N हमारा है टोटल नंबर्स एंड R जो हमें सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने जैसे यहाँ पे हमारे 4 वर्ड्स थे, चारों से हमें सिलेक्ट करना था, चारों हमें सिलेक्ट करना था, तो इसको लिखेंगे P4 लिख देंगे। अगर हमें ये 10 थे उसमें हमें 2 सिलेक्ट करना था, 10C2 इस तरीके से लिख देंगे। 10C2 जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया, अगर हम वैसे ही लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं C10 एंड 2। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। PNR, जब परम्यूटेशन की बात होती है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर कॉम्बिनेशन की बात होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल की बात आ गई। जिसने अगर फैक्टोरियल नहीं सीखा है तो वो सॉल्व कैसे करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसमें बताता हूँ। जैसे हमने अभी 10C2 इसको ही सॉल्व करना है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है, जितने भी वर्ड है, जैसे 10 फैक्टोरियल है, इसको हम 1 माइनस करते चले जाएंगे 1 तक। जो भी आएगा हमें 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 एंड 1, यहाँ तक लिखना आपको। ठीक है, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1, यहाँ पे कितना आएगा 10 माइनस 2, 8 आ जाएगा। तो अभी इसको 8 को हम लिखेंगे 8 और 7, 6 और 5, 4, 3, 2, 1। अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें सिमिलर है, पूरा ये सिमिलर है। तो 10 इंटू 9 अपॉन 2, 45। ये आपको मैंने फॉर्मूला लगा के दिखाया है किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आप नहीं सॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि जब भी आपको एक कॉम्बिनेशन पूछा जाता है 10C2, अगर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, नीचे 2 है तो ऊपर 10 इंटू 9, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, जितने बार है वो माइनस करके 2 इंटू 1। देखो यही डायरेक्ट आ गया ना। तो इसी तरीके के आपको सॉल्व करना है जब भी कॉम्बिनेशन आएगा। कोई और ले लेते हैं 15C3, 15C3 है तो ऊपर क्या आ जाएगा 15, 14 इंटू 13 अपॉन 3, 2, 1।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी। तो ये ट्रिक के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अगर इसके थ्रू हम सॉल्व करने जाएंगे आपका टाइम ज़्यादा जाने वाला है, तो ये ट्रिक के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे। ये तो होगी कॉम्बिनेशन की बात। अगर हमें परम्यूटेशन का करना हो, परम्यूटेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? और 10p2 ले लेता हूँ, परम्यूटेशन है अगर 10p2 ले लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या था हमारा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या था? NPR क्या था हमारा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 9 आ जाएगा 90 आपका। अब आप कहेंगे कि कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए तो आपने फॉर्मूला बता दिया, आपने ट्रिक बता दी, इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक है? बहुत ही सिंपल है। अगर 10p2 है, जहाँ पे परम्यूटेशन की बात आएगी तो आप उसी तरीके से करेंगे 10 इंटू 9, बस नीचे डिवाइड नहीं करना है। जहाँ कॉम्बिनेशन की बात आएगी वहाँ पर जो हमारे r होता था इंटू माइनस करके हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। अगर 15p3 है तो क्या आएगा? 15 इंटू 14 इंटू 13, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके के ही आपको सॉल्व करना है। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या होते हैं? जब n इक्वल टू r है, इसका मतलब क्या हुआ? जब r इक्वल टू n है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी टोटल ऑब्जेक्ट्स थे सारे ही हमें सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था A B C D, ये 4 है। इनको अगर चारों को सिलेक्ट करके हमें देखना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो चारों को ही सिलेक्ट करना है। तो P4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है? n फैक्टोरियल के बराबर होगा। एक कैसे होगा? फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। 4 है अगर तो 4 अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 0 फैक्टोरियल। और हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी होती है 1। ये आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमेशा 1। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल आ गया, मतलब n फैक्टोरियल, जो भी n की वैल्यू है वो फैक्टोरियल के फॉर्म में आ जाएगी। अगर कॉम्बिनेशन में r 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूले में रख के देखोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये जरूर याद रखना कि 0 फैक्टोरियल हमारी वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने लिए हैं। देखते हैं हाउ मैनी वेज कैन 5 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। एक लाइन है, उसमें 5 लोगों को कैसे किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो 5 लोग हैं, फिर से मैं वही ले लेता हूँ A B C D E, ये 5 लोग हैं, इनको हमें अरेंज करना है। अब ये कैसे पता चलेगा ये परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है या कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है? तो अरेंज करना है हमको। अगर हम देखेंगे हमने एक अरेंजमेंट ये कर दिया C D E, ये एक अरेंजमेंट हो गया हमारा। अगर हमने क्या किया ना A C B D E, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इनका ऑर्डर क्या है वो चेंज कर दे। ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना। अगर नया कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, जहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करता है वहाँ पे क्या होता है? परम्यूटेशन हमारा होता है। परम्यूटेशन के लिए हम क्या करते हैं? हमें करना है हाउ मैनी वेज 5 पीपल, 5 लोग हैं, पांचों को सिलेक्ट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो 5p5 हो जाएगा। इसको करेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 5 4 3 2 एंड 1, 60 दूनी 120, 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पहले देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका। परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपका कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है, देन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे आगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 3 स्टूडेंट आउट ऑफ 10। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करने वाली बात आ गई, 10 लोगों में से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्या था, 10C3 हमें करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन जो होता है वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन वाला आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 10 × 9 × 8, 3 × 2 × 1, सॉल्व कर लो। 3 3 एंड 2 4, 12, इसका भी आ गया आंसर आपका 120। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स थे। एक दो और देख लेते हैं। जैसे अपने नेम की स्पेलिंग में मैं ले लेता हूँ अखिल। अगर इसमें देखो 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, इसको अरेंज करके कितने वर्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात आएगी तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसमें कहूँ कि 3 वर्ड है, 3 वर्ड को सिलेक्ट करके कितना बनेगा, तो 5p3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, इन अ मीटिंग ऑफ 45 पीपल। एक मीटिंग थी जिसमें 45 लोग मिले। देयर आर 40 पीपल हु नो ईच अदर and the remaining no one. People who know each other only hug, and whenever those who don't know each other only handshake. ठीक है, टोटल 45 लोग थे हमारे, जिसमें से 40 लोग एक दूसरे को जानते थे और बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 5 लोग थे जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। 40 लोग उसमें एक दूसरे को जानते थे। जो एक दूसरे को जानते थे उन्होंने एक दूसरे को हग किया, और जो नहीं जानते थे उन्होंने हैंडशेक किया। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी हैंडशेक्स अकर इन द मीटिंग, कितने हैंडशेक हुए। 5 लोग थे, उन्होंने ही हैंडशेक किया, लेकिन सबसे किया ना। तो अभी हमें यहाँ पे देखना 5 लोग, जैसे 45 पीपल थे, 45 में एक लोग फर्स्ट पीपल अगर हम देख लें, 5 लोगों को देख लें, फर्स्ट पीपल जो करेगा वो 44 लोगों के साथ हैंडशेक करेगा। फर्स्ट पीपल जो करेगा वो 44 लोगों के साथ हैंडशेक करेगा। अगर सेकंड पीपल की बात करें, क्योंकि वो जो अननोन पीपल था फर्स्ट के साथ ऑलरेडी हैंडशेक कर चुका है, वो दोबारा हैंडशेक तो नहीं करेगा ना, कि बार बार वो हैंडशेक कर रहा है कि भाई जान लेते हैं, जानते नहीं है तो जान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही हैंडशेक करेगा। तो अगर सेकंड वाला जो करेगा वो 43 लोगों के साथ हैंडशेक करेगा। ऐसे ही अगर देखेंगे तो थर्ड पीपल जो होगा वो 42 के साथ हो जाएगा, फोर्थ जो होगा 41 के साथ हो जाएगा, एंड फिफ्थ जो पीपल होगा जो किसी को नहीं जानता वो 40 लोगों के साथ। वो करेंगे 44 लोगों के साथ, लेकिन ये वाला इंक्लूड हो गया इसमें। एक बार जिसने हैंडशेक कर लिया वो वाला हमने क्या किया, इस पर इंक्लूड कर लिया। तो टोटल हैंडशेक कितना हो जाएंगे, इसको अगर हम ऐड करेंगे 4 3 7 3 0 5 4 9 9 और 12 21 2 1 10। कोई आंसर है? जी हाँ, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन यू प्लेस n coins on a board with n rows and n column such that every row and every column contains exactly 1 coin। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आपके पास n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जिनको आपको अरेंज करना है। किस तरीके से, n रोज में एंड साथ में n कॉलम में। तो कैसे होगा, जो फर्स्ट रो होगा, एक n फर्स्ट रो के लिए हमें एक कॉइन चुनना है, क्योंकि सारे कॉइन में क्या होगा, एवरी रो एंड एवरी कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कॉइन, 1 कॉइन लिखा हुआ है। तो पहले रो के लिए अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास n पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, NC1। ठीक है, NC1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, सॉरी
अगर फर्स्ट रो में हम देखेंगे तो हमें n पॉसिबिलिटीज है, n तरीके से हम रोज में बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे n आ जाएगा। सेकंड में देखेंगे, क्योंकि अब जब सेकंड में रखने जाएंगे तो एक कॉइन ऑलरेडी रख चुके होंगे, तो हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने बचेंगे, n-1। n-1 करेंगे तो ये n-1 हो गया। तो थर्ड की देखेंगे n-2 हो गया। इसी तरीके से चलता रहेगा, n नंबर ऑफ उस पे रखेंगे तो लास्ट में जो आएगा, लास्ट रो में आएगा, nth रो में आएगा वो 1 आएगा। तो अगर इसके देखेंगे तो टोटल कितने कॉलम्स होंगे, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा n-1 n-2 ... 2 into 1। जो लास्ट में होगा वो हमारा 1 बचेगा, तो वो 1 ही रख दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड लास्ट में तो 2 कॉइन उसके पास बचेंगे, तो उसके पास 2 तरीके होंगे, 2 तरीके से वो रख सकता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जैसे जैसे कॉइन्स कम होता जाएगा वैसे ही इस तरीके से यहाँ पे आता जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और आगे भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इजीली पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इनसाइड रेक्टेंगल कैन क्रिएट मल्टीपल रेक्टेंगल्स of different size. The lines can interact each other. The minimum number of straight lines needed so that a result in a total of 9 rectangle. ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगल था, एक रेक्टेंगल है, हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप साइज के रेक्टेंगल्स को क्रिएट करना है। तो ये पूछा गया अगर हमें 9 रेक्टेंगल क्रिएट करने हो, 9 रेक्टेंगल हमें क्रिएट करने हो तो हमें कितनी लाइंस यहाँ पे खींचनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे 9 दिया गया है जो कि 3 का स्क्वायर होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस के। ये चीज़ याद रखना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ता। यहाँ पे अगर आप देखें परफेक्ट स्क्वायर है तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो वर्टिकल लाइंस के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राई करके देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर हम A B C D E F G H I ये बन गया। अब यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल्स ऐड करेंगे तो एक तो ये हो गया, 2 3 4, जो भी स्क्वायर होते हैं वो भी रेक्टेंगल ही होते हैं। 4 ये हो गए, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7th ये हो गया, 8th ये हो गया, एक टोटल हो गया, 9 हो गए। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस एक वर्टिकल लाइन, तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखना चाहें, जैसे मैंने डिनोट किया हुआ है, तो कौन कौन से रेक्टेंगल हमारे बन रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। AC HD, ये D है, ये अगर आप देखोगे तो D है। AC HD, यहाँ पे देखेंगे सेकंड हो जाएगा HDBE, सेकंड हो गया ये वाला। अगर ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CDFI, थर्ड हो गया। और ये देखेंगे तो DIEG, ये 4 हो गए। अब ये वाला एक हो गया, AHIF, एक ये हो गया, एक ये हमारा हो जाएगा HBIG, ये दोनों हो गए। एक ये वर्टिकल वाला हो जाएगा हमारा ABCE, एक ये वर्टिकल हो जाएगा हमारा CFEG। ठीक है, ये 8 हो गए। एक टोटल ये वाला जो हमारा बना हुआ था ऑलरेडी, ये वाला भी काउंट होगा हमारा ABGF। तो इस तरीके से टोटल आपके 9 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे कितनी हमने लाइंस खींची, एक तो हमने वर्टिकल लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो टोटल लाइंस ही पूछा गया है, तो टोटल लाइंस हमारे कितने हो जाएंगे, 2, तो ये होगी। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन्स, यही वाला आपका था, ये आपका 2 आंसर हो गया। Vehicle number plates have 2 letters out of the 26 letters of the English alphabet followed by 4 decimal digits. How many different numbers plate are possible if the repetition of the letters and the digits is allowed? ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। आपने देखो होगा नंबर प्लेट जो होती है आपके 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ये मैं मान लेता हूँ यूपी 2, 3, 4, 7, इस तरीके की नंबर प्लेट बनती है, जहाँ पे 2 आपके अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं, बाकी आपके डिजिट्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके का बोला गया है कि 26 लेटर्स है, उसमें से आपको 2 अल्फ़ाबेट चूज़ करने हैं और आपको 4 डिजिट्स यूज़ करनी है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया रिपीटेशन अलाउड है, तो 26 में से हमें 2 लेटर्स यूज़ करने हैं। अब डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स हमारे क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डिजिट्स हो गए हमारे, सॉरी 10 नहीं होगा, ये 9 तक ही होगा आपका। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 10, तो 10 डिजिट्स हो गए आपके, 26 अल्फ़ाबेट हो गए। इसी में से हमें चूज़ करके 2 लेटर चूज़ करना है और आपको 4 यहाँ पे डिजिट्स को चूज़ करना है। तो आप कैसे चूज़ करेंगे, 26 में से एक लेटर अगर हमें चूज़ करना हो कितने तरीके से कर सकते हैं, 26। अब दूसरा लेटर चूज़ करना है, अगर हमें ये बोला जाता रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शंस बचते हैं, 25, क्योंकि एक ऑलरेडी यूज़ हो चुका था। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने रहेंगे, 26। तो दूसरा वर्ड जो यूज़ करेंगे, दूसरा अल्फ़ाबेट हम अगर हमें यूज़ करना होगा तो वो भी 26 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी डिजिट्स की। डिजिट्स, एक डिजिट है 10 डिजिट्स है, उसमें से एक को चूज़ करना है, वो 10 तरीके से कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है तो वो भी 10 तरीके से कर लेंगे। तो चारों डिजिट्स के लिए हमारे पास रहेगा ऑप्शन 10 डिजिट्स, 10 तरीके से कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई अगर करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 26 इंटू 26, 10, 10 इंटू 10। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 4 जर्सी विद प्लेयर्स नेम प्रिंटेड। द 4 प्लेयर्स पिक्स अप अ जर्सी ईच एट रैंडम। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैन नॉट बी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 प्लेयर हैं, उनके 4 जर्सी हैं। अब हमें ये उन्होंने रैंडम पिक किया, बिना देखे पिक किया कि क्या चांसेस है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैन नॉट बी, मतलब वो अपनी जर्सी नहीं पहने हैं। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ इन 4 ऑप्शंस में हो सकती है, कितने लोग अपनी जो खुद की जर्सी है वो नहीं पहने हैं। तो सबसे पहले अगर देखते हैं 1, तो 1 तो आपका हो सकता है कि मैं प्लेयर ले लेता हूँ A, B, C, D, ठीक है। और हो सकता है कि इसने B की जर्सी पहन ली हो, B ने इसकी जर्सी पहन ली हो, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ये तो हो सकता है। सेकंड के अगर देखें तो 2 प्लेयर्स के बीच में अदला बदली हो सकती है, 2 प्लेयर्स ने एक दूसरे की जर्सी पहन ली, तो ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। 4 वाला भी हो सकता है कि चारों लोगों ने एक दूसरे की जर्सी चेंज कर ली, कैसे, B, A की D में ने पहन ली, B की C ने पहन ली, C की A ने पहन ली और D की B ने पहन ली। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है। लेकिन थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला नहीं हो सकता। जैसे A B C D है, ये कह रहा है कि 3 लोगों ने तो सही पहनी है लेकिन 1 लोगों ने नहीं सही पहनी है। तो ऐसा तो नहीं, अगर 3 लोगों ने सही पहनी है तो एक ही जर्सी बची ना, जब एक जर्सी बची तो वो भी सही ही पहनेगा, तो इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 female participants in a single badminton tournament. If a player eliminates as soon as she loses a match, how many matches are required to determine the winner? ठीक है, इसमें बोला गया है एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें क्या होगा कि कितने मैचेस खेले जाएंगे उसके विनर को देखने के लिए, जो कि टोटल जो प्लेयर थे हमारे 15 थे। और ऐसा बोला गया है कि एक मैच हुआ, एक विनर हुआ, एक ने हारा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए कितने मैचेस होंगे? तो अगर आप देखेंगे कि अगर एक मैच हुआ दो लोगों में, ये हार गए तो एक ये बाहर, टोटल कितने लोग बचे? 14। अगर सेकंड मैच हुआ तो एक लोग हार के बाहर हो गया, तो कितने लोग बचे? 13। इस तरीके से एक एक होके कम होता जाएगा। अगर हम देखें तो टोटल कितने मैचेस होंगे? 15 - 1 14, क्योंकि विनर तो एक ही आएगा ना। जब अब एक ही बचेगा, हमें देखना है कि अगर एक मैच हुआ तो 14 बचे, दो मैच हुआ तो 13 बचे। तो जब लास्ट में विनर एक ही आना है तो हम देखेंगे 15 - 1 करेंगे तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल जो होंगे 14 मैचेस होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं। आपका कहीं ना कहीं एक एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, आप किस तरीके से सोचते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करवाई जाएगी कि आपसे बैठ के सॉल्व करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस है। आपका देखते हैं कि दिमाग कैसे चल रहा है। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 boxes are colored red, blue, green and so the 3 balls. In how many ways can one put the balls in each boxes such that no balls goes into the boxes of own color? अब इसमें क्या बोला गया है? 3 बॉक्सेस थे, मान लेते रेड बॉक्स था हमारा और ब्लू बॉक्स था एंड ग्रीन बॉक्स था, और 3 बॉल्स है। 3 बॉल्स भी आपकी उसी कलर्स की है। बॉल्स भी कलर के हैं और इसको स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं, बी एंड जी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है? नो बॉल्स गोज इनटू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। कोई भी बॉल अपने कलर वाले बॉक्स के में नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए कितने वेज हो सकते हैं? तो आर वाली जो है, आर वाले में क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, बी वाले में क्या आ गया? जी आ गया। और जी वाले में ग्रीन बॉक्स में क्या आ गया? हमारी आर बॉल आ गई। एक तो ये हो गया हमारा। या फिर एक चीज़ और हो सकता है कि आर वाले में जी आ गया, या और ब्लू में क्या आ गया हमारा? ब्लू में ब्लू तो नहीं जा सकता, लेकिन आर रेड तो जा सकता है ना। जी ग्रीन है, ग्रीन में क्या जा सकता है? वो आपका ब्लू जा सकता है। तो यही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, क्योंकि आर में हम 2 ही बॉल यूज कर सकते हैं, या तो ब्लू यूज करेंगे या ग्रीन यूज करेंगे, रेड तो करेंगे नहीं। तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो बी जाएगा या जी। ब्लू की बात कर ले, ब्लू में या तो ग्रीन जाएगा या तो रेड जाएगा, ब्लू वाला तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नो बॉल्स गोज इनटू देयर बॉक्सेस, ऑन कलर बॉक्सेस। अगर जिस कलर की वो है वो उस कलर के बॉक्स में नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे आपके 2 ही पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, जो कि है आपका ये दोनों आउटकम्स है। तो इस तरीके से आपका 2 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट को समझना है कि कहाँ से ये क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 6 indiscriminate balls are to be distributed among A, B, C। ठीक है, 6 बॉल्स थी आपकी। ठीक है, 3 ग्रुप में बांटी गई है, A, B, C, 3 ग्रुप में बांटी गई है। सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1। 3 ग्रुप है, एटलीस्ट एक मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक बॉल जरूर मिलनी चाहिए।
द नंबर ऑफ वेज मेक देयर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं 6 बॉल्स यहाँ पे बना ले रहा हूँ, 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल 5 तरीके हो सकते हैं, 2 3 4 5। अगर हम इनको अलग अलग करना हो, तो हम 5 तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 तरीके होते हैं जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 ग्रुप में करना है, 5 में तो करना नहीं है। तो 3 ग्रुप के लिए क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे पूरा ही हटा दे रहा हूँ। अब 3 ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमने ये बनाया, 2 3 4 5 6। हम ये कर सकते हैं, एक ग्रुप को हमने 1 दे दी, एक ग्रुप को 2 दे दी, एक ग्रुप को 3 दे दी, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे क्या है, 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मिनिमम हमें क्या करना है, 3 में करना है। अभी यहाँ पे हमें 3 में ही करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5C3, 5 में से 3 को करना है। तो हमने जैसे बताया था 5 × 4 × 3, 3 × 2 × 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और 2 2 ज़ा, टोटल 10 तरीके आ गए। टोटल 10 तरीके से हम 6 बॉल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका ये करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये जस्ट आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए है क्वेश्चंस। अगर अभी आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन एन असेंबली इलेक्शंस पार्टीज ABCD एंड E, 5 पार्टी हैं जिनने कितनी सीट जीती है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उसने 9 सीट्स जीती हैं। बेस्ड ऑन दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बी करेक्ट। अब इसमें पूछा गया कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, यहाँ से हमें ये भी याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है या ऑप्शन से स्टार्ट करना है, ये भी आपका समझना पड़ेगा। ये तभी समझ पाओगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि फॉर्मूलेज बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अगर वो चीज़ आपको आ गया तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करवाता है SSIR नेट, आपसे जस्ट अप्रोच, अगर आपको अप्रोच करना आ गया क्वेश्चन को तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं, नो पार्टीज हैज़ मेजोरिटी। अब मेजोरिटी क्या होती है कि अगर हाफ से हाफ +1 अगर है तो वो मेजोरिटी कहलाती है, ठीक है। तो हाफ +1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबका सम करना पड़ेगा। 30 25 20 +10 +4, ये हो गई +9, ठीक है। 30 25 और 55 65 75 85 और 9 4 13, तो यहाँ पे आपका 2 कम हुआ 98, टोटल आपका आ गया 98, ठीक है। 98 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 49, 49 +1 करेंगे मेजॉरिटी के लिए तो आपका आ जाएगा 50। तो ये आपका नंबर होगा मेजॉरिटी के लिए। अगर किसी को मेजॉरिटी लानी है तो 50 अगर उसके पास है तो उसकी मेजॉरिटी हो जाएगी। तो पहला क्या बोला गया, नो पार्टी हैज़ मेजॉरिटी। तो किसी का 50 है, 50 या 50 से ज़्यादा होगा तो मेजॉरिटी होगी, किसी का 50 नहीं है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। हमें पूछा गया इनकरेक्ट। यहाँ पे भी क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अगर हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा होता तो हम जस्ट ये मार्क करते और आगे बढ़ जाते। यहाँ पे हमें पूछा गया इनकरेक्ट, तो पहला वाला तो हमारा करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, A एंड C टुगेदर कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वही फॉर्म कर पाएगा जिसकी मेजॉरिटी आएगी। तो मेजॉरिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 50 या 50 से ज़्यादा है क्या, A एंड C, A एंड C का अगर करें 30 + 20 तो इसका 50 आ रहा है, तो इसके पास मेजॉरिटी है, ये कर सकता है गवर्नमेंट फॉर्म, तो ये भी सही है। थर्ड देखेंगे, A एंड D विथ सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट गेट्स द मेजॉरिटी। A और D
जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके साथ मिलके वो सरकार को बना सकते हैं, ऐसा बोला गया। तो हम चेक कर लेते हैं सरकार बनेगी कि नहीं। ए एंड डी, ए एंड डी, तो ए एंड डी क्या हो गया 30 + 10 हो गया। और बोला गया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और है, तो इंडिपेंडेंट 9 हो गया, तो 9 हो गया, तो हो गया 49। 49 जस्ट हाफ है, लेकिन मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, हाफ + 1, तो यहाँ पे ये मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। अब लास्ट वाला भी यहाँ पे वैसे अगर आप इनकरेक्ट हो गया तो आप डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला भी हम देख लेते हैं कि लास्ट वाला करेक्ट होगा या नहीं होगा। एन MLA फ्रॉम ई कैन बिकम चीफ मिनिस्टर। ई ये हमारा 4 है, तो ई बन सकता है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि अगर वो ए और डी का अगर आप देखेंगे, ए डी और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उनका कितना आ रहा था, 49 सम आ रहा था। अगर ई उनके साथ मिल जाता है तो वो मेजोरिटी वाली सरकार बना, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि उसके कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो वो पॉसिबल केस है। वहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका ये आंसर होगा वो 3rd होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, ईच करेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड 2 मार्क्स, ईच इनकरेक्ट आंसर इज अवॉर्डेड -1 एंड ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इज अवॉर्डेड 0। ठीक है, अगर सही होगा तो आपको +2 मिलेगा, अगर सही नहीं होगा तो आपको -1 मिलेगा, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया कि कौन सा पॉसिबल केस यहाँ पे मार्क्स का नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे भी देखो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। -9 बोला गया है, तो हो सकता है कि 0 हमारे करेक्ट हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला केस क्या हो सकता है, करेक्ट हमारे 0 है और इनकरेक्ट 9 है, तो 0 करेक्ट है तो पॉजिटिव कुछ होगा ही नहीं, सारा माइनस होगा, तो -9 हो सकता है, हो गया। सेकंड क्या होगा, इसी तरीके से इसमें भी करेक्ट क्या है 0 है और इनकरेक्ट इनकरेक्ट आपका इनकरेक्ट आपके 7 है, तो यहाँ पे भी आपका -7 हो जाएगा। अब 17 देखोगे आप, 17 के लिए क्या करोगे कि आपके 9 करेक्ट है, 9 करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, तो 9 का मार्क्स कितने बनेंगे 18 और इनकरेक्ट का -1, तो 17। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी आपका पॉसिबल है। अब 19 चेक करेंगे, तो अगर ये तीनों पॉसिबल है तो 19 वैसे भी आंसर हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, 19 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 10 हमारे करेक्ट होंगे तो इनकरेक्ट कोई सा होगा नहीं, तो माइनस कहाँ से आएगा, तो इस वजह से ये वाला आपका केस नहीं बनता है। तो आंसर आपका बन जाएगा 4th। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और रिसेंट वाले पेपर्स में आए हुए हैं, जो कि आपके जब से एनटीए ने कराना स्टार्ट किया है वो सारे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ 2018 से 2023 तक, जो दिसंबर तक अभी तक एग्जाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। आर डिवाइड नीड 4 बैटरीज टू रन, ईच बैटरी रन्स 2 days। देखो, एक डिवाइस है जिसको रन करने के लिए 4 बैटरी चाहिए और एक बैटरी 2 दिन चलती है। टोटल हमारे पास जो बैटरीज है वो 6 है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच द डिवाइस कैन बी रन और रिप्लेसिंग द बैटरीज टिल द बैटरीज आर कंप्लीटली ड्रेन्ड ऑफ पावर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके पास एक डिवाइस को चलाने के लिए 4 बैटरीज चाहिए होती है, ठीक है, और एक बैटरी जो चलती है आपकी 2 दिन चलती है। टोटल अभी हमारे पास जो बैटरीज है, टोटल कितनी है बैटरी, 6 बैटरीज है। तो एक बैटरी 2 दिन चल रही है, तो 6 बैटरी कितने दिन चलेगी,
इंटू 2 कर लेते हैं। 12 दिन टोटल बैटरी चलेंगी। अब जो टोटल बैटरी चलेगी वो 12 दिन, लेकिन एक के लिए हमें चाहिए होती है 4 बैटरीज, तो कितने दिन चलेंगी? इसको हमें 4 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, 3 आ जाएगा। तो 3 दिन आपकी जो बैटरीज है वो चलेंगी। 3 दिन में सारी बैटरी आपके ड्रेन आउट हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके के सेशंस के लिए आप लोग जुड़ते रहिए। आगे मैं और भी टॉपिक्स आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो कि आपको प्रैक्टिस कराएंगे एग्जाम से पहले और आपको 25 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। आपको यहाँ से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं जिसमें आप फॉर्मूलेज वगैरह लिख सके और उनका प्रैक्टिस कर सके। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और इजीली आप वहाँ पे स्कोर कर पाओगे। तो और भी सेशंस मैंने आपके लिए लिए हुए हैं, जैसे क्लॉक्स हो गया और साथ पे प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी गए हुए हैं, तो वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।